आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र से अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश के बारे में हमने पहले पढ़ना चाहिए। दो भागों से मिलकर बना है अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो जैसे कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, एक स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा था, दूसरे अध्याय में विभव के बारे में पढ़ा था और तीसरे अध्याय में धारा के बारे में पढ़ा है। तो जो एक बिंदु पर आवेश है ये कहलाता है एक स्थिर आवेश। मान लिया Q एक स्थिर आवेश है, फिर इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ तो ले जाने में जो कार्य करते थे वो विभव कहलाता था। तो उसके बारे में अध्याय 2 में पढ़ा। स्थिर आवेश अध्याय 1 में पढ़ा। और इसी आवेश को यदि किसी परिपथ में किसी सेल से, अगर इस प्रकार का हमने एक सेल ले लिया और इसमें आवेश की गति कराते थे तो हमको एक नई परिघटना देखने को मिलती थी जिसको कहते हैं विद्युत धारा। आवेश यदि किसी परिपथ में गमन करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था अध्याय 3 में। ठीक है, तो अध्याय 4 क्या है? गतिमान आवेश है और किससे मिलकर बना है? गतिमान आवेश से और चुंबकत्व से, दो भागों से मिलकर बना है। तो गतिमान आवेश क्या होगा? जिस प्रकार ये विद्युत धारा का पढ़ा था हमने अध्याय 3 में, उसी प्रकार यहाँ पे गतिमान आवेश वही का वही रहेगा। आवेश क्या होता है? एक परिपथ में गति करता है, तो ये गतिमान आवेश होगा। और जब आवेश परिपथ में गति करेगा तो हम उसके कहेंगे कि वो एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आवेश जब परिपथ में गमन करेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो धारा क्या होता है? धारा क्या होगी? I बराबरी से आवेश बटे समय। प्रति सेकंड गुजरने वाला, किसी कण से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो ये धारा क्या हो जाएगी? आवेश बटे समय अंतराल। ठीक है, तो ये हमने पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में बहुत सारा पढ़ चुके हैं विद्युत के बारे में। स्थिर आवेश, फिर विभव और फिर विद्युत धारा। अब पढ़ते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है? चुंबकत्व एक प्रकार का गुण होता है। ठीक है, गुण होगा। और गुण क्या? चुंबक, किसी भी पदार्थ को चुंबक होने के लिए दो गुण की आवश्यकता होती है। चुंबकत्व अर्थात कोई पदार्थ चुंबक कब कहलाएगा? जब उसमें दो विशेष गुण होंगे। दो विशेष गुण, पहला तो उसने लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। हम लिख सकते हैं क्या? चुंबकत्व क्या होता है? लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब चुंबक क्या होगा? तो चुंबक में पहला गुण तो ये होना चाहिए कि वो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे। ठीक है, चुंबक क्या कहलाएगी? चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि जो पत्थर की होती है वही चुंबक होगी, कुछ पदार्थ भी होते हैं। तो चुंबकत्व क्या है? एक प्रकार का गुण है। और चुंबक जो गुण दर्शाता है वो चुंबकत्व होगा। तो चुंबक होने के लिए किसी भी वस्तु को पहला गुण ये होना चाहिए कि उसने लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। दूसरा गुण यह है क्या? स्वतंत्रता पूर्वक। यदि हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो हम क्या लिख सकते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, क्या हो? दोनों गुण लिख लिए। कोई भी चुंबक यदि है तो सबसे पहला गुण तो उसमें यह होना चाहिए कि वो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे। और दूसरा गुण, यदि हम उसको ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो उसका एक सिरा जो उत्तरी ध्रुव वाला होता है उसने उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ ठहरना चाहिए। तो कोई भी चुंबक में ये दो गुण आवश्यक है। पहला तो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा कि उसको अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो उसका जो उत्तरी ध्रुव होता है वो उत्तर की तरफ ठहरेगा और जो दक्षिणी सिरा होता है वो दक्षिण की तरफ ठहरेगा। तो ये होता है चुंबकत्व के। कोई भी वस्तु चुंबक होगा तो उसके लिए दो गुण जरूरी है। अब देखते हैं कि चुंबक होते कितने प्रकार के। तो हमने पहले सुना है कि एक दंड चुंबक होता है, इसमें दो सिरे होते हैं।
एक नाल चुंबक होता है, ये घोड़े की नाल रहती है उस टाइप का, इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं। और एक कुछ गोल भी देखे होंगे जिसमें एक तरफ N होता है एक तरफ S होता है, तो एक दंड चुंबक, नाल चुंबक और ऐसे गोलाकार चुंबक भी होते हैं। तो उनके एक सिरे पे N होता है और पीछे के सिरे पे S होता है। कुछ पदार्थ होते हैं जैसे नोबियम धातु के अगर गोले बनाओ तो एक तरफ N एक तरफ S मिलता है, तो ऐसा घोड़े की नाल की तरह भी चुंबक हो सकता है, दंड चुंबक भी हो सकता है। या फिर आपने देखे होंगे ये जो स्पीकर में आते हैं चुंबक, तो उनमें भी एक तरफ N और एक तरफ S होता है। तो हम बात करते हैं किसकी, सिर्फ अभी दंड चुंबक की। ये क्या है, दंड चुंबक, इसमें एक N सिरा होता है एक S सिरा होता है। तो जैसे विद्युत में हमने पढ़ा था, विद्युत में हमेशा 2 आवेश रहते हैं, वैसे यहाँ पर क्या है, 2 ध्रुव रहते हैं। हम अगर ये मान लें कि एक ये चुंबक है हमारे पास, इसमें एक S सिरा है और एक N सिरा है। N का मतलब नॉर्थ उत्तरी सिरा और ये दक्षिणी सिरा, 2 ध्रुव होते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो कोई भी चुंबक होगा तो उसमें एक उत्तरी ध्रुव होगा एक दक्षिणी होगा। हम कभी इसको एक ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम इसको बीच में से तोड़ दें तो क्या होगा, यदि हमने इसको बीच में से तोड़ दिया, इसके 2 हिस्से कर दिए, तब भी इसमें एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव रहेगा। ठीक है। विद्युत में हम ऐसा पढ़ते थे कि एकांक आवेश की कल्पना करते थे। गतिमान आवेश में या आवेश में पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में हमने क्या कल्पना की थी कि कहीं पर एकांक आवेश की कल्पना करते थे। एकांक आवेश मतलब प्लस क्यू आवेश की कल्पना करते थे। गॉस प्रमेय हो गई या बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन चुंबक में ऐसा नहीं होता, चुंबक में कभी एकांकी ध्रुव संभव नहीं है। ठीक है, क्या याद रखना है, चुंबक में एकांक ध्रुव संभव नहीं है। ठीक है। विद्युत में होता है कि एक सिरे पर हम धनावेश की कल्पना करते हैं, एक पे ऋण आवेश की। कहीं पर हम सिर्फ एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। लेकिन चुंबक में ऐसा नहीं होगा। चुंबक में केवल अगर कहीं पर एक उत्तरी ध्रुव है तो उसकी के आसपास नज़दीक कहीं दक्षिणी ध्रुव भी होगा। इस चुंबक को हम और तोड़ दें, इस चुंबक को और तोड़ दें तो भी ये N और S ध्रुव में मिलेगा, और तोड़ दिया तो भी ये N और S ध्रुव में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम चुंबक का कितना ही छोटा कण क्यों ना हो, वो उसमें हमेशा 2 ध्रुव अवश्य मिलेंगे। कितना भी छोटा चुंबक क्यों ना हो उसमें 2 ध्रुव अवश्य होंगे। अर्थात चुंबक में एकांकी ध्रुव या एकांक ध्रुव संभव नहीं है। अगर कहीं पर उत्तरी सिरा है तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव जरूर होगा। और एक चीज़ इसमें हमने विद्युत में पढ़ा था क्या, कि विद्युत बल रेखाएं निकलती है, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है और ऋण आवेश तक के जाती है। इसमें भी वही होता है। एक सेकेंड, देखते हैं। जैसे विद्युत में बताया कि एक धन आवेश होगा और एक ऋण आवेश होगा, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत बल रेखाएं निकलती है। ठीक उसी प्रकार इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में भी बल रेखाएं चलती है। इनको कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर से, और अंदर इसी ध्रुव में अंदर से दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। ठीक है। किस प्रकार बल रेखाएं चलेगी, चुंबक के अंदर, मतलब ये भी एक प्रकार का बंद वक्र बनाती है। चुंबक के बाहर से अगर देखें तो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, और अंदर चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। इसी प्रकार बल रेखाएं इधर भी चलेगी। बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर और साउथ से नॉर्थ की ओर कहाँ चलेगी, अंदर। तो एक प्रकार का बंद वक्र बनाती है। तुमने कहीं देखा होगा ऐसे चित्र में, ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं ऐसे बनती है चुंबक के आसपास।
ठीक है। और यहाँ से फिर ऐसी खुलती भी है, यहाँ से भी ऐसी खुलती है, ये भी इस तरफ जाती है, यहाँ कुछ जगह खाली रहती है। ठीक है। तो ऐसे बल रेखाएं कहीं तुमने आपने चित्र वगैरह में देखे होंगे, कोई बुक में या कहीं और। तो ये चुंबकीय बल रेखा होती है। अगर ऐसा कोई हमने चुंबक रख दिया और उसके आसपास लोहे का एकदम बारीक बुरादा अगर फैला दे तो कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो हमारा जो अध्याय है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो आवेश के बारे में या कहे धारा के बारे में हमने पिछले अध्याय में बहुत अध्ययन किया है। और इस अध्याय में आता है चुंबकत्व पहली चीज, और इस अध्याय में हमको संबंध देखना है गतिमान आवेश और चुंबकत्व में, मतलब चुंबक और आवेश में क्या क्या संबंध होंगे ये पढ़ना है। तो ये तो हुआ पाठ के नाम के हिसाब से इसका टॉपिक का वर्णन। इसके बाद देखते हैं हमारा जो अध्याय है उसमें क्या क्या आया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्टेड का प्रयोग। एक वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1820 में जब अपने बच्चों को एक प्रायोगिक निर्धारण समझा रहे थे, एक प्रकार से भाषण दे रहे थे, उस टाइम उन्होंने एक प्रयोग देखा कि जब वो ऐसा प्रयोग में परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे थे और उसके पास से एक रखी चुंबकीय सुई थी, एक छोटी सी कंपास सुई, उन्होंने उसको देखा, ऐसी इस प्रकार की होती है कंपास सुई। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे वो प्रैक्टिकल कर रहे थे और वहाँ पे एक ऐसी चुंबकीय सुई रखी थी, तो जब वो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करते थे तब वो बराबर उत्तर और दक्षिण दिशा में उसकी सुई ठहरती थी। लेकिन उस परिपथ में जैसे ही धारा प्रवाहित करते थे वैसे ही उस चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाता था, और विक्षेप अलग अलग तरीके से होता था। अगर तार के नीचे रखे तो अलग विक्षेप होता था, तार के इस साइड रखे तो अलग विक्षेप होता था। यदि धारा की दिशा भी चेंज कर देते थे, धारा अगर इधर से प्रवाहित करते थे तो अलग विक्षेप, इस तरफ से प्रवाहित करते थे तो अलग विक्षेप। मतलब इन दोनों में उन्होंने 4 प्रकार के संबंध, एक ऐसे संबंध ज्ञात किए। तो उन संबंधों को उन्होंने एक इस प्रकार का स्नो का नियम दिया, इस तरह से समझाया। और एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि छोटी सी भी अगर चुंबकीय सुई है या कैसी भी चुंबकीय सुई हो, वो उसमें तभी विक्षेप हो सकता है जब उसके पास उससे प्रबल एक चुंबकीय क्षेत्र हो। चुंबकीय सुई तभी विक्षेप होता है चुंबकीय सुई में जब उसके पास उससे थोड़ा प्रबल चुंबक हो। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि अगर किसी भी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ में एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने एक प्रकार का नियम बताया, वो कहलाता है स्नो का नियम। अब स्नो को पहले समझ लिए। एस का मतलब साउथ होता है, नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ, ओ का मतलब ओवर होता है, मतलब ऊपर, और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, मतलब पश्चिम। ठीक है। तो ये स्नो क्या है, साउथ, नॉर्थ, ओ, ओवर और वेस्ट। तो उन्होंने जो नियम दिया वो क्या है कि जब किसी परिपथ में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो, अगर हम ये मान ले कि हमने एक प्रकार का परिपथ बनाया है, इसमें धारा जो है प्लस से निकलती है और हम देख रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित हो रही हो और तार, ये जो तार है ये चुंबकीय सुई के ऊपर है, तो है ये तार जो है चुंबकीय सुई के ऊपर है। ठीक है। तो चुंबकीय सुई की दिशा पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। अभी हमने वो नहीं बनाया, हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक परिपथ बना के रखा है, प्लस से धारा प्रवाहित करेंगे, धारा की दिशा कहाँ है, दक्षिण से उत्तर की ओर। जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यहाँ पे डॉट नहीं है मतलब परिपथ बंद है, तो जब परिपथ बंद है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो जो चुंबकीय सुई है जो हमेशा उत्तर की तरफ दिशा बताती है वो अभी भी उत्तर की ओर दिखा रही है। लेकिन जैसे ही हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो विक्षेप होता है वो इस प्रकार होता है। ये जो चुंबकीय सुई जो उत्तर की ओर दिशा दिखा रही थी वो दिशा पश्चिम की ओर दिखाने लग जाती है। कब? जब हम सुई को कहाँ रखते हैं, इस तार के, ये नॉर्थ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके नीचे रखते हैं, तो इस तरह से ऐसी प्रवाहित हो रही। यदि हम धारा की दिशा बदल दें, धारा नॉर्थ टू साउथ कर दें और इस चुंबकीय सुई को इसके ऊपर ले आए, अभी कहाँ है, नीचे, यदि हम उसके ऊपर रखते हैं और धारा की दिशा बदल दो, तब भी ये क्या होगा, ऐसे ही होगा, उत्तरी दिशा में
पश्चिम में ही विक्षेप करेगा। यदि हम क्या करें, धारा की दिशा तो सही रखें, नॉर्थ की ओर ही, ठीक है, लेकिन सुई को अगर ऊपर रख दे तो ये अपनी फिर से दिशा बदल देता है, ये फिर से दिशा बदल देता है। क्या नोटिस किया कि धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है और चुंबकीय सुई नीचे है, तो नीचे है तो पश्चिम की ओर दर्शाएगी, लेकिन चुंबकीय सुई तार के ऊपर है तो वो इधर पूर्व की ओर दर्शाएगी, ईस्ट की ओर। अगर धारा की दिशा बदल देते हैं और ऊपर रखी है तो भी वो पश्चिम की ओर। इसका मतलब ये है कि इस तरफ अगर हम मान लें कि ये चालक तार है और इसके पास चुंबकीय सुई रखे ऐसी, तो वो पश्चिम की ओर दिखाएगी दिशा। अब उसको हम कैसे भी घुमाओ वो उसकी दिशा फिक्स रहेगी, ठीक। तो ये इस तरह से रहेगा। स्नो का नियम अच्छे से समझना है क्या, कि धारा अगर दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है और चुंबकीय सुई तार के नीचे है, या ये कह सकते हैं कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर है, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप होगा वो पश्चिम की दिशा ही प्रदर्शित करेगा। तो ये है स्नो का नियम। अब यहाँ तो सिर्फ ये देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, मतलब इस तार में चुंबक का गुण उत्पन्न होता है, तार के पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसके लिए अगला टॉपिक है, ठीक है, देखते हैं अगला नियम। तो स्टूडेंट, हमने अभी बात की ऑस्टेट के प्रयोग पे। ऑस्टेट ने क्या बताया था कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ऑस्टेट ने यह नहीं बताया कि वो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा या उसका परिमाण कितना होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। लेकिन इसी फील्ड में आगे चल के मैक्सवेल हो गया, मैक्सवेल था, प्लांक था और बायो और सावर्ट, ये कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने उस प्रयोग को आगे जारी रखा और उसके बारे में बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, बायो और सावर्ट का नियम। तो बायो और सावर्ट ने इस पर एक प्रयोग किया और वो क्या है, बायो सावर्ट का नियम। अब उसको समझते हैं क्या है, कि यदि कोई एक चालक है, हमने चित्र बना के रखा है एक्स वाई, इसमें वाई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, एक चालक ले लिया एक्स वाई और उसमें वाई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके दो पॉइंट लिए और एक क्या बता दिया, एक छोटा सा अल्पांश है। अगर ये चालक एल लंबाई का तार है तो इतना सा हिस्सा क्या मान लेते हैं इसका, डी एल, ठीक है, एक इतना सा हिस्सा डी एल मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि बिंदु बी से, मतलब यहाँ एक छोटा सा अल्पांश लिया और उसका भी एक बिंदु बी लिया, उससे कुछ दूरी पर बिंदु पी है, मतलब आर दूरी पर बिंदु पी है, और इस पर हम ज्ञात करना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डी इसलिए लिया क्योंकि अल्पांश के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं तो तीव्रता भी अल्पांश से होंगी। तो इस चित्र को हमने स्पष्ट यहाँ बना के रखा है कि एक्स वाई एक चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके एक अल्पांश ए बी के कारण बिंदु बी से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो बायो और सावर्ट ने कुछ निष्कर्ष निकाले, क्या, कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है डी बी, पहली तो ये जो चालक है, यह चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है, लिख सकते हैं कि समानुपाती होती है। अर्थात क्या है, ये जो dB है ये समानुपाती रहेगा धारा I के। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिली कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये जो अल्पांश लिया, छोटा सा अल्पांश, चालक के अल्पांश, ये जो अल्पांश लिया था, अल्पांश कितना लिया, ए और बी की दूरी क्या है, dl। तो अल्पांश के हम अनुक्रमानुपाती लिख लेते हैं, अनुक्रमानुपाती ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती dl। दो चीज़ देखिए, इस अल्पांश के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी चीज़ क्या, ये जो दूरी है बिंदु B से आर की, बिंदु B से
आर दूरी जो है बिंदु P तक, तो ये जो यहाँ कोण बनाता है ये कोण होता है थीटा। ठीक है, कोण किससे बना रहा है, ऐसा अगर कोई चालक है और ऐसी यहाँ से उसकी दूरी है, तो चालक और वो जो दूरी है इनके बीच में जो कोण बनता है वो होता है थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बी चालक को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, चालक को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की, कोण कौन सा, थीटा, कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, ये इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या देखा, पहले तो चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही उसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, उसमें जो अल्पांश लिया उसके भी अनुक्रमानुपाती, और जो चालक ये एक्स वाई चालक है उससे आर दूरी वाले जो ये रेखा है इन दोनों के बीच के बना जो कोण है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, डी बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चौथी चीज क्या है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डी बी, चालक से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, होती है। ठीक, इसका मतलब चौथी चीज क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सिस्टमेटिक, चौथी चीज क्या निकाली कि ये जो dB है वो 1/r² निकला। पहली चीज dB, दूसरी चीज I, दूसरा IL DL, तीसरा साइन थीटा, और चौथा क्या निकला, dB 1/r²। अगर हम इन चारों को एक साथ कर दें तो dB क्या होगा, dB अनुक्रमानुपाती होगा, ऊपर I है, DL है और साइन थीटा बटे में r²। हमने इन सबको एक साथ किया तो हमें क्या परिणाम मिला कि dB समानुपाती होता है आइडियल साइन थीटा बटे r²। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं, तो यहाँ क्या आएगा, k आइडियल साइन थीटा बटे r²। ठीक है, और k क्या है, k बराबर इसे समानुपाती नियतांक, और इसकी वैल्यू क्या होती है, μ0/4π। तो हम इसकी जगह क्या रख लें, dB की बराबरी से μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटे r²। तो ये हो जाता है हमारा क्या, बायो-सावर्ट का नियम। इससे हमें इसका मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चल जाएगा। अब ये एक चीज याद रखना है कि dB सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, और इसका अगर मात्रक देखें हम तो dB का मात्रक क्या होगा, dB का मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या एक और मात्रक होता है इसका टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकांशतः टेस्ला याद रखना। ठीक है, ये होता है मात्रक। ये जो μ0 है वो क्या है, μ0 वायु या निर्वात की, हम वहाँ लिखते थे विद्युतशीलता, और यहाँ पे क्या है ये चुंबकशीलता लिखते हैं, चुंबकनशीलता है चुंबकशीलता। ठीक है, अगर हम μ0 का मान देखें तो वो क्या होगा, 4π गुणित 10⁷ न्यूटन प्रति, सॉरी ये जो मात्रक है dB का, ये मात्रक नहीं है, इसका मात्रक टेस्ला है।
ठीक है। इसका मात्रक मतलब dB का मात्रक SI मात्रक टेस्ला है। ये जो मात्रक लिख रहे हैं हम μ0, ये चुंबकनशीलता का मात्रक होता है क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी अलग थी। आप बायो सावर्ट का अगर नियम लिखना चाहे तो यहाँ से इतना और इतना लिख सकते हो। ये सिर्फ μ0 का मान बताया है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक क्या है, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओस्टर्ड के प्रयोग से हमें सिर्फ ये पता चला था कि कोई भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। और बायो सावर्ट के नियम से हमें क्या मिला कि जहाँ भी कोई बिंदु है, चालक से कुछ दूरी पर अगर बिंदु है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पता चल गया। परिमाण कितना पता चला हमें, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और एक नियतांक रहता था μ0/4π। तो इतना परिमाण तो मिल गया, लेकिन हमें दिशा की जानकारी वहाँ से नहीं मिली। तो दिशा कहाँ से, दिशा के लिए हम क्या करेंगे, दो नियम हमारे पास है, एक दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और एक दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अगर हम ये मान ले कि ये कोई एक चालक तार है, ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट हैंड थंब लॉ। तो यदि हम इसको ये चालक मान ले, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि किसी ऐसे चालक तार को हाथ नहीं लगाना है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, सिर्फ कल्पना करना है कि ये एक कोई चालक तार है जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और हमें इसको ऐसे पकड़ेंगे तो जो हमारा अंगूठा होता है वो धारा की दिशा को बताएगा, और ये जो हमारी उंगलियां घूमती है ये दिखाती है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम क्या दर्शाता है कि कोई चालक है, और इसमें अगर हम ऐसा देखें या ऐसे उसको पकड़े, ये अरे ऐसे इसको पकड़े, तो अंगूठा जो होता है धारा की दिशा को दर्शाता है, और जो उंगलियां होती है इस तरफ जो घूमती है ये दर्शाती है कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। अगर धारा ऊपर की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसके आसपास ऐसा राउंड मारेगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा राउंड होता है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, अगर कॉपी पे दर्शाएंगे तो ये मान लेते कि धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है और हमारा अंगूठा है, तो यहाँ से देखो अंदर की ओर जा रहा है, उंगलियाँ कहाँ जाएगी, अंदर की ओर दिशा बताएगी। तो जब भी हम किसी पृष्ठ पर ऐसे दर्शाएंगे जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है, उसकी दिशा दर्शाना है, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जा रहा है तो हम वहाँ कुछ क्रॉस बना देंगे। ऐसे पृष्ठ पे क्या दर्शा देंगे, ऐसे क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के अंदर लंबवत अंदर जा रहा है, और कुछ डॉट बना देंगे। तो डॉट का अर्थ होता है कि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है। तो यदि हम ऐसा मान लें कि ये एक चालक है, तो यहाँ से देखो कि ये अंगूठा धारा की दिशा दर्शा रहा है, लेकिन उंगलियां जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ से अगर इस पर रखें तो अंदर की ओर जा रही है, और यहाँ से उंगलियां देखो तो बाहर निकलेगी। तो ये बाहर जो निकल रही है उसको डॉट से दर्शाएंगे। तो ये क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अच्छे से याद रखना है कि कोई चालक ऐसा तार है, यदि हम अंगूठे को चालक तार की दिशा में ऐसा रखें और उंगलियां जो घूमती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो ये था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अब दूसरा देखते हैं हम दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पेंच मतलब जो हमारे घर पे पेचकस होता है जिससे हम ऐसे नट वगैरह को कसते हैं, जैसे ये स्क्रू है, इसको अगर कसना है तो पेंचकस की सहायता से कसते हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इसका अर्थ क्या है कि जब हम किसी स्क्रू को ऐसा पेंच से पकड़ेंगे और उसको ऐसा घुमाएंगे, तो हम घुमाते हैं तो देखते हैं कि ऐसा घुमाने पर पेचकस आगे की ओर बढ़ता है, स्क्रू जो रहता है वो अंदर जाएगा, और हम जब ऐसा घुमाते हैं तो हमारा हाथ ऐसे घूमता है। कसने के लिए ऐसे घूमेगा और खोलने के लिए ऐसा उल्टा घुमाते हैं। तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कहता है कि जब हम किसी स्क्रू को कसते हैं तो स्क्रू को कसेंगे तो ऐसा हाथ घुमाएंगे। यदि स्क्रू अंदर की ओर जा रहा मतलब पेचकस अंदर की ओर जा रहा है तो वो दर्शाता है धारा की दिशा, और जो हमारा हाथ घूमता है वो दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दोनों नियम एक जैसे ही है। ये क्या कहलाता है, आगे बढ़ रहा है तो धारा की दिशा, और हाथ जिस दिशा में घूम रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पेचकस आगे बढ़ता है और हमारा हाथ ऐसा घूमता है। तो ये होता है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, तो स्टूडेंट आज क्या क्या पढ़ा हमने,
सबसे पहले गतिमान आवेश और चुंबक के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा ओस्टेट का प्रयोग, उसके बाद बायो-सावर्ट का नियम और धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगले टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।